भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक अच्छा विश्व बनाने वाला, एक अच्छा समाज बनाने वाला, व्यक्ति में इंसानियत के गुण भरने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण। हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं और उसी क्रम के अंदर आज का विषय एक हमारे मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है व्यथा नहीं व्यवस्था करो। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द है, व्यथा, दूसरा व्यवस्था। व्यथा का अर्थ होता है चिंता, वरी, और व्यवस्था का अर्थ होता है मैनेजमेंट। किसी भी चीज की व्यवस्था करना, उसकी सारी भूमिका बनाना, योजना बनाना। कितना सुंदर ये विषय है जो कि हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा लेसन देता है। और ये व्यक्तित्व निर्माण का एक विषय है। व्यक्ति इस तरीके के अगर कुछ टिप्स, कुछ लेसन्स अपने जीवन के अंदर ले ले तो वह बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो सकता है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी तरह के लेसन्स को अपने जीवन में उतार करके उन्होंने अपने जीवन को इतना व्यवस्थित और इतना जो प्रतिष्ठित बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेज के ऊपर उनको प्रतिष्ठा मिली है क्योंकि वो हर क्षण प्रकृति से मिलने वाले अच्छे अच्छे लेसन्स, समाज से मिलने वाले अच्छे अच्छे लेसन्स लेते रहते हैं। हम मूल विषय पर आते हैं कि जो व्यथा है वह काल्पनिक है और व्यवस्था है वो करणीय है। व्यक्ति को चिंता साइड में कभी नहीं जाना चाहिए। चिंता के लिए कहा गया है कि चिंता चिता से बुरी, यानी चिंता चिता समान। व्यक्ति चिंता करते करते जो है वह डिप्रेशन में चला जाता है और वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है और अपनी जितनी विटिलिटी है, जितनी अपनी प्राण ऊर्जा है, उसको चिंता के अंदर ही समाप्त कर देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 विषय आते हैं। सबसे पहला विषय होता है कि श्रवण, दूसरा मनन और तीसरा निध्यासन। किसी भी चीज को सुनना और उसके बाद में उसको मनन करना और फिर उसको निध्यासन करना, उसको भीतर उतारना प्लानिंग की दृष्टि से और उसको मजबूत करने की दृष्टि से, जो है उसको पक्का करने की दृष्टि से निध्यासन कहलाता है। अब व्यथा और व्यवस्था, कोई भी चीज का चिंतन थोड़े समय के लिए सांगोपांग करना चाहिए। कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसको भूत, भविष्य, वर्तमान सबसे जोड़ना चाहिए कि जो हम बड़ा कार्य करने जा रहे हैं उसका प्रभाव हमारे समाज के पर क्या पड़ेगा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर क्या पड़ेगा और आने वाली जनरेशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी कोणों से चिंतन करने के बाद के अंदर जो है वह कार्य किया जाना चाहिए। और एक बार जब सांगोपांग अच्छी तरह से चिंतन, मनन और निध्यासन हो गया, फिर उस पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। मात्र उसका चिंतन करते रहना ये चिंता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमने कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया। उसके अंदर हम चाहते हैं कि विदेश के लोग जो है आए और एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर जो है अपनी प्रस्तुति दे। देश के लोग आए, विदेश के लोग आए, तो हम सारा ये कॉन्फ्रेंस करने के लिए सभी एंगल से देखते हैं किसको बुलाना है, क्या क्या विषय होंगे, किस किस को कितना समय देना है, उनके भोजन की, उनके रुकने की व्यवस्था और अपने सारा पोडियम की व्यवस्था, स्टेज की व्यवस्था, सारी व्यवस्था को जमाना होता है। तो उसकी मात्र चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अब जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसकी पूरी सूची बनाइए। असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटी, कोई भी कार्य करो
उसकी प्रायोरिटी को असाइन करिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, इस तरीके से, और उसके अनुरूप जो है उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर दो। व्यक्ति जब प्लानिंग करता है तो वो ही इज नोन एज ए बेस्ट प्लानर, और प्लानिंग करने के लिए हमें प्रायोरिटी को असाइनमेंट करना होता है और एक के बाद एक सारी प्लानिंग करते रहना चाहिए। और जब हम बड़ा आयोजन करने जाते हैं तो एक बात का मुख्य ध्यान करना है, ये चिंता क्यों होती है कि व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करता है, जीवन का कार्य, बिजनेस का कार्य, आध्यात्म का कार्य, समाज का कार्य, तो व्यक्ति जिम्मेवार होता है तो सारी जिम्मेवारी वो अपने ऊपर ले लेता है और वो सेल्फ सेंटरिंग कर लेता है, वो उसको डिसेंट्रलाइज नहीं करके सेंट्रलाइज करता है, तब चिंता होती है और ये कार्य अच्छा भी नहीं होता है। हमेशा वर्क को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए और टीम स्पिरिट से कार्य करना चाहिए। जिस जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है उस व्यक्ति को कार्य संभला करके और अपनी मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसका फीडबैक लेना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस लेनी चाहिए, और इस तरीके से काम बड़ा व्यवस्थित हो जाता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को हमने उसकी कॉम्पिटेंसी को देख करके काम सौंपा है तो उसके कॉम्पिटेंसी के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए और उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, उसको फ्रीडम देनी चाहिए अपने हिसाब से कार्य करने का। हमें तो अपने गंतव्य, जो लास्ट हमारी मंजिल है, लास्ट हमारा रिजल्ट है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि वह व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी का, अगर प्रोत्साहन दिया जाता है तो अपनी एफिशिएंसी का मैक्सिमम यूज करता है और अच्छा से अच्छा कार्य की प्रस्तुति करने लग जाता है। मैं आपको क्रिकेट का उदाहरण देना चाहता हूं कि कोई भी टीम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाती है तो सबसे पहली बात होती है कि जो टीम का कप्तान होता है उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए और टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि वो सबको समान दृष्टि से देखे, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करे और जीतने का उसका मकसद होना चाहिए और किसी को निराश करने की, पॉलिटिक्स खेलने की, पक्षपात करने की, नजदीक लगाने की, दूर करने की, ये उसकी मंशा या ऐसा उसका नजरिया नहीं होना चाहिए। अगर टीम का लीडर अच्छा है तो निश्चित रूप से जो है एक टीम स्पिरिट बनती है और उस कार्य के अंदर उनको सफलता मिलती है। इसलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस विषय से हमको लेसन लेना चाहिए कि हमेशा कोई भी कार्य करो तो उसको चिंता के अंदर मत बदलो, चिंतन में डाल दीजिए, व्यवस्था पक्ष के अंदर डाल दीजिए, तो वो कार्य बहुत ही सुंदर हो सकता है। और व्यक्ति, अब हम इस एपिसोड को आज के सिनेरियो से जोड़ते हैं और निष्कर्ष पर आते हैं, सोशल यूटिलिटी पर आते हैं, तो हम देखते हैं अगर व्यक्ति इस चीज को एक सबक बना लेता है, अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बना देता है, अपने जीवन का अंग बना देता है, तो हर कार्य वो सिस्टमैटिक तरीके से करेगा, हर कार्य को डिसेंट्रलाइज करेगा, असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटी करेगा, फीडबैक लेने की उसकी आदत हो जाएगी, उसको डायरी बना करके लिखने की आदत हो जाएगी और वह संपर्क साधता रहेगा एंड ही विल बी प्रूव्ड एज ए गुड लीडर। सबसे बड़ी बात लीडर की विशेषता ये होनी चाहिए कि सबको साथ लेने की, साथ लेकर चलने की कला होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के अंदर ये कला होती है उसको कभी चिंता नहीं होती है, उसको हमेशा आनंद की अनुभूति होता है, उसको उस कार्य के अंदर रस आता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक व्यक्ति अगर घर का सीनियर सिटीजन, घर का मुखिया है और उसको बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली लेकर के चलना है तो वह अपने कार्य का विभाजन करे, जो जो उसके अंदर जुड़े हुए लोग हैं वो सबको कार्य बांटे और बांट करके सबको प्रोत्साहित करता रहे। देखिए, लीडर अच्छा वह होता है कि जो क्रेडिट होती है वो विभाजित करता है, क्रेडिट अपनी टीम को देता है और कोई कमी होती तो अपने पर लेता है, तो उसकी टीम के जो लोग होते हैं
वो बहुत प्रभावित होते हैं और उनके मन के अंदर एक भावना आती है कि देखिए इन्होंने हार को अपने ऊपर लिया, और जबकि हार देने के कारण हम लोग थे, लेकिन ये ऊपर अपने पे ले रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर वो टीम बहुत अच्छा कार्य करेगी, वह परिवार बहुत अच्छा कार्य करेगा, वह बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मान लीजिए हम कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, रिलायंस ग्रुप को चला रहे हैं, इतने बड़े ग्रुप को चला रहे हैं, तो कार्य का विभाजन किया हुआ है, हर का व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है। जो लीडर है जैसे कि मुकेश भाई अंबानी है और अनिल भाई अंबानी हैं, तो ये इनका मुख्य कार्य क्या है, ये तो फीडबैक लेते रहें, ये हर क्षण का जो है वो टाइम बाउंड प्रोग्राम लेते रहें, ब्लूप्रिंट लेते रहें, प्रोग्रेस लेते रहें, लोग काम करते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी फैक्ट्री के अंदर जो श्रमिक ग्रुप है उसका कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, जो मालिक है उसको लोभी नहीं होना चाहिए, उसको जो हिस्सा है सब में बांटने की भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। आखिर व्यक्ति को खाने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए कितना चाहिए, तो उसको लिमिटेड चाहिए। कहा जाता है कि तन की भूख लिमिट है और मन की भूख अनेक, यानी जो बड़ी भूख होती है वो तृष्णा की होती है। उस तृष्णा को जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति लीडर बनना चाहता है, तृष्णा को पास में फटकना नहीं देना चाहिए और उसका नजरिया होना चाहिए लोक कल्याण का, परोपकार का। अपनी जितनी आवश्यकता है उसमें से ले लिया, शेष जो है सारा लोक कल्याण के अंदर, समाज सेवा के अंदर, लोगों की भलाई के लिए लगाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक जो है बहुत बड़े विश्व के धनाढ्य की बायोग्राफी के बारे में बताना चाहता हूं कि बिल गेट्स जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, लेकिन उनका जीवन इतना सादगीपूर्ण है कि अपनी उनकी कितनी टोटल मिलाकर के आय है, अरबों खरबों की उनको खुद को ही पता नहीं है, लेकिन वो अपने लिए मात्र, उसका अपने परिवार के लिए मात्र 1 या 2% उपयोग करते हैं। शेष 97-98% जो है ट्रस्ट में पैसा डालते हैं। यही हाल टाटा परिवार का है, रतन जी टाटा के परिवार का है, और उस ट्रस्ट के माध्यम से जो है वो लोक कल्याण के बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, कॉलेज बनाए जाते हैं, विधवा आश्रम बनाए जाते हैं, अनाथालय बनाए जाते हैं, मूक बधिरों के लिए कार्य किया जाता है, जीव दया के लिए कार्य किया जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है कि व्यथा नहीं, व्यवस्था करो। चाहे छोटा से छोटा कार्य हो, चाहे बड़ा से बड़ा कार्य हो, तो जब कोई भी कार्य करने का निर्णय ले लिया गया है, चिंता करना छोड़ दीजिए, व्यवस्था पक्ष को मजबूत करो और उसकी बॉटल नेक को देखा जाए। जो लीडर होता है उसकी बॉटल नेक को देखे कि कहाँ पर कमी आ रही है और कौन सा जो मेरा जो है पार्ट जो है मेरी टीम का कमजोर चल रहा है, तो उसको अच्छी तरह से समझाया जाए कि तुम्हारी कमजोरी के कारण जो है हमें सफलता नहीं भी मिल सकती है, इसलिए इस कार्य को व्यवस्थित करें। और इस तरीके से कार्य करते करते हमारा बहुत अच्छा निर्माण हो सकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं उपसंहार की भाषा में, निष्कर्ष की भाषा के अंदर, सोशल यूटिलिटी की भाषा के अंदर बात करना चाहूँगा कि हर समझदार व्यक्ति को, जिसने कि जो है सेवा की दहलीज पे कदम रखा है, व्यवसाय के अंदर कदम रखा है, कहीं पे नौकरी लग गया है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई राजनीति के अंदर चला गया है, कोई धार्मिक कार्य में चला गया है, गृहिणी ने अपना घर का कार्य संभाल लिया है, हर व्यक्ति को ये लेसन देना चाहिए कि चिंता नहीं, चिंतन करो, व्यथा नहीं, व्यवस्था करो। तो इस तरीके से व्यथा नहीं होनी चाहिए और सारा फोकस, सारी एनर्जी जो है मैनेजमेंट के ऊपर लगनी चाहिए। और इस तरीके, और दूसरा, जो व्यक्ति लीडर है, सब चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही विजिनरी, बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही शार्प होना चाहिए। उसके दिमाग, मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स है
वो इतने पावरफुल होने चाहिए कि वह हर चीज की प्रोग्रेस लेते लेते उसको असेसमेंट हो जाना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस को प्राप्त करने के लिए, वर्क की कॉम्प्लीशन करने के लिए हम किस लेवल तक पहुंच रहे हैं और कितनी कमी है, उसकी योग्यता के कारण जो भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो बड़ा हो सकता है। आज उदाहरण के तौर पर देखिए कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं वो 15-15, 16-16 घंटा देश के लिए कार्य करते हैं। उनके सामने विजन है, उनको जो भेद रेखा है, जो हमारे गरीब अमीर की खाई है उसको मिटाना चाहते हैं। वो सर्वोदय करना चाहते हैं कि भारत के जो महात्मा गांधी ने सर्वोदय का कंसेप्ट किया था कि भारत के हर नागरिक का उदय होना चाहिए, हर नागरिक को आगे बढ़ने का जो है अवसर मिलना चाहिए, वही कार्य आप कर रहे हैं और उसके लिए वैसी व्यवस्था बना रहे हैं। बड़े बड़े उसके अंदर आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे आर्थिक ढांचे के रूप के अंदर हो, व्यवस्था पक्ष के अंदर हो, सुविधा पक्ष में हो, और अपने विजन का वो भरपूर उपयोग करते हैं। और उसकी उनका मस्तिष्क इतना फास्ट चलता है कि वो तुरंत भांप लेते हैं कि हमारा कार्य कहाँ तक गया है और कितनी कमी है, उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका जीवन जनता को समर्पित है। वो उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जिस व्यक्ति का निजी स्वार्थ नहीं होता है वो व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। अगर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने आप को एक पर्टिकुलर वेल्थ के दायरे के अंदर बांध देता है, तो वो सीमित हो जाता, तालाब की तरह हो जाता है। और जब व्यक्ति परोपकार की भावना में चला जाता है, जगत कल्याण की भावना में चला जाता है, सर्वोदय के लिए कार्य करना चला जाता है, तो वह अनंत हो जाता है, समुंदर की तरह। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें अपने जीवन के अंदर समुंदर बनना है, तालाब नहीं बनना है। कहने का अर्थ यह है, हमारा शरीर है, परिवार है, समाज है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हर हमारी जितनी जिम्मेवारी है, सब आवश्यकता होती है। उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना वो हमारी नीड है, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा फर्ज है, वो किया जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। पर इसके अतिरिक्त अगर हमारी कैपेबिलिटी है करने की, तो वह कार्य परोपकार के लिए करना चाहिए, वो कार्य सेवा करने के लिए करना चाहिए। इसीलिए हमेशा हमें अपने जीवन को दो भागों के अंदर बांट लेना चाहिए, एक तो परिवार के लिए, दूसरा समाज के लिए। दोनों का जितना हम विभाजन करके रखेंगे, जितना थोड़ा समय हमने परिवार की सेवा के लिए, अर्थ जो है अर्जन के लिए लगाया और हमारा वो कोटा पूरा हो गया, तो हम परिवार के, समाज की सेवा के अंदर जुड़ जाते हैं, अर्जन के साथ विसर्जन चालू कर देते हैं, तन मन धन जो है हमारी सेवा समाज के लिए करने लग जाते हैं, क्योंकि परिवार का आराम से भरण पोषण हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के सिनेरियो की हम बात करें कि मात्र मानव जो है इतना सेल्फ सेंटर्ड, इतना लोभी और कहना चाहिए इतना इंद्रिय लोलुप हो गया है कि उसने अपनी तृष्णाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मात्र ऐश आराम करना चाहता है। उसके जीवन का लक्ष्य जो है वो सेंसुअल प्लेजर्स ही है। खाओ पियो मजे करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी का फॉर्मूला होता है। वह व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। और मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो मात्र इसके लिए नहीं मिला है। ये तो एक छोटा सा व्यवस्था पक्ष पार्ट है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम परिवार में रहते हैं, तो उसका निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। ये तो मात्र एक 10% कार्य है, लेकिन 90% कार्य जो है हमारा जगत कल्याण करने का है, परोपकार करने का है, समाज का कार्य करने का है। और जो व्यक्ति परोपकार की भावना रखता है, समाज सेवा की भावना रखता है, उसके लिए कहा गया है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। उसके लिए जो उसकी परिवार की व्यवस्था के लिए 10% की आवश्यकता होती है, ईश्वर तुरंत पूरी कर देता है, एक सिंगल स्ट्रोक के अंदर पूरी कर देता है। और उसके बाद वो इतना उसको भर देता है कि वो लोक कल्याण के लिए आगे से आगे बढ़ता जाता। परंतु भावना होनी चाहिए। 3 तरह की चेतना होती है, एक स्वार्थ की चेतना, एक परार्थ की चेतना और एक परमार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना लाजमी है
क्योंकि व्यक्ति गृहस्थी है, लेकिन उसके साथ साथ में परार्थ की भी चेतना होनी चाहिए। लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे समाज के लोगों के लिए भी कार्य होना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपकी वजह से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है और आप इसको बहुत ही चाव के साथ देख रहे हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। 7 अरब की जनसंख्या को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, शांतिमय, सुखमय, धर्ममय हो और आप चिरायु होकर के खूब परोपकार करें।